फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं कुछ और रिएक्शंस। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अभी तक अपन ने 3 रिएक्शन कंप्लीट कर लिए हैं भाई। पहली रिएक्शन हैलोजिनेशन पढ़ा था अल्केन का, दूसरा एन ब्रोमोसक्सेनामाइड HNu के साथ या X2 प्लस 500 डिग्री सेल्सियस, एंड लास्ट थर्ड रिएक्शन जो अपन ने पढ़ी थी वो थी हमारे पास नाइट्रेशन ऑफ अल्कीन। अब जो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन आ रही है वो हमारे पास कुछ इस तरह से हैं। फोर्थ रिएक्शन हमारे पास है सल्फोनेशन ऑफ अल्कीन। सल्फोनेशन ऑफ अल्कीन जो होता है भाई वो ओलियम के प्रेजेंस में कराया जाता है। ओलियम जानते हो ना भाई, H2S2O7 उसे क्या कहा जाता है? ओलियम कहा जाता है। कि जब भी हम सल्फोनेशन करवाएंगे अल्केन का वो ओलियम के प्रेजेंस में करवाएंगे। ओलियम मतलब H2S2O7। H2S2O7 जब ब्रेक होता है तो मिलता है SO3 प्लस H2SO4 और इन दोनों से हमें क्या मिलता है? SO3H फ्री रेडिकल प्लस OH फ्री रेडिकल। अब यहां पर होता क्या है कि जो SO3H फ्री रेडिकल है वो सब्स्टिट्यूट होता है और यहां पर कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनता है। देखेंगे भाई कि यहां पर देखो कि ये वाला जो H है उसकी वो निकलता है भाई, अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या होगा भाई? निकल जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा और इस पर कौन अटैक करेगा? SO3H। तो हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से फॉर्म होगा। प्रोडक्ट कुछ इस तरह से फॉर्म हुआ है, ये H फ्री रेडिकल के फॉर्म में निकल चुका है, उस पर SO3H ने अटैक करा तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बना और ये जो H फ्री रेडिकल है वो H फ्री रेडिकल के साथ मिलता है और वाटर फॉर्म करता है। तो कुछ इस तरह से रिएक्शन होती है। बहुत सिंपल रिएक्शन है, इसमें कोई पंगे वाली बात है नहीं भाई, ठीक है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन होती है ये, ठीक है। अब यहां पर जो नेक्स्ट रिएक्शन आ रही है वो है हमारे पास वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन हम सबकी फेवरेट रिएक्शन होती है भाई, क्योंकि जब हम 11th में थे ना, जब अपन ने ऑर्गेनिक को पढ़ना स्टार्ट करा था तब अपन ने वुर्ज रिएक्शन को देखा भाई। पहली बार जब हाइड्रोकार्बन में देखा था तब से अपन को याद है ये, क्योंकि हमारे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी तब ये हमारे साथ थी भाई और आगे भी साथ आएगी भाई। लेकिन कुछ चीजें बढ़ जाएंगी, कुछ एक्सप्लेनेशन बढ़ जाएंगे, अब ये एलेबोरेट फॉर्म में आएगी। 11th में अपन ने छोटा सा पढ़ा था कि एक रिएक्शन होती है अल्काइल हैलाइड की सोडियम के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर वहां पे सॉल्वेंट होता है और हमारा अल्केन फॉर्म होता है। अब यहां पर मेन रिएक्शन तो यही है कि अल्काइल हैलाइड होता है वो सोडियम के प्रेजेंस में ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट यूज करा जाता है और हमारा अल्केन फॉर्म होता है प्लस NX फॉर्म होता है। यहां पर एक बात समझ नहीं आती कि ये जो ड्राई ईथर है यहाँ पर तो किस तरह काम कर रहा है? ये सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। एक बात आती है कि यार बाबा जी हम ड्राई ईथर की जगह अगर मॉइस्ट ईथर ले लें तो क्या होगा? ठीक है, अगर आपने क्या करते हो ड्राई ईथर की जगह मॉइस्ट ईथर लेते हो तो आपका प्रोडक्ट अल्कीन ना बनकर क्या फॉर्म होता है भाई? एल्कोहल फॉर्म हो जाता है। कुछ लोग खुश हो गए भाई, ठीक है, अल्कोहल बनने लगा है भाई, ठीक है। हर अल्कोहल भाई ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखो। ऐसा एक बार केस हुआ था कि बिहार जो था ना उसमें अल्कोहल बैन हो गया था भाई, ठीक है। तो लोगों ने मीथेनॉल पी लिया था और मीथेनॉल क्या होता है? पॉइजनस होता है, जिसकी वजह से डेथ हो गई थी भाई, कई सारी मृत्यु हो गई थी लोगों की, ठीक है। इसलिए हर अल्कोहल ड्रिंकिंग पर्पस के लिए नहीं होता है, ये ध्यान रखो। अपन जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं वो इथेनॉल यूज करते हैं। प्योर इथेनॉल भी अपन पी नहीं सकते हैं भाई, ठीक है, वो भी पॉइजनस होता है। बहुत सारा प्योरिफिकेशन टेक्निक वहां पे लगती हैं तब जाके वो आता है भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहां पर देखो कि अल्कोहल किस तरह से फॉर्म होता है। जो सोडियम होता है वो मॉइस्चर के प्रेजेंस में NOH फॉर्म करता है। अब ये RX के साथ NOH रिएक्ट करता है। होता क्या है कि ये X यहां से निकलता है, उस पर हमारा OH नेगेटिव अटैक करता है और आपका अल्कोहल फॉर्म हो जाता है प्लस ये NX बन जाता है, ठीक है। तो अगर आपने मॉइस्ट ईथर ले लिया तो यहां पर अल्कीन की वजह क्या बन जाएगा भाई? अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। यहां पर ये ध्यान रखेंगे। अब यहां पर ये बात आती है कि बाबा जी आपने लिख दिया कि यहां पर हम इसके 2 मोल लेते हैं और यहां पर जो NX होता है वो माइनस हो जाता है और ये दोनों R आपस में जुड़ जाते हैं। ये तो एक ट्रिक की बात हुई है, लेकिन एक्चुअल मैकेनिज्म देखें तो एक्चुअल मैकेनिज्म किस तरह से होता है। यहां पे जो सोडियम होता है, सोडियम क्या है?
मेटल है, और मेटल है तो उसकी क्या टेंडेंसी है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। तो यहां पर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और Na पॉजिटिव फॉर्म करेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, ये जो Rx का R है वो क्या करता है, इसे एक्सेप्ट करता है और क्या बनाता है, R फ्री रेडिकल, और ये X फ्री रेडिकल बन जाता है। होता क्या है, ये जो Na है वो X फ्री रेडिकल के साथ मिलता है और NX फॉर्म कर लेता है, और यहां पर जो एक R फ्री रेडिकल बना है वो एक और फ्री रेडिकल के साथ जुड़ता है और आपका अल्केन फॉर्म हो जाता है। तो अगर प्रोडक्ट बनाना है तो प्रोडक्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहां पर क्या करो, इसके 2 मोल लेंगे, NX माइनस हो जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। प्रोडक्ट बनाने में कहीं दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि कोई अगर मैकेनिज्म पूछ ले तो मैकेनिज्म भी आता है हमें, मैकेनिज्म में भी हमें कहीं दिक्कत नहीं आने वाली क्योंकि बाबा जी ने पढ़ा दिया है। लेकिन हमारे लिए वुड्स रिएक्शन सिर्फ इतनी सी नहीं है, अभी वुड्स रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन बाकी है, लेकिन उससे पहले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं थोड़ा और वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में थोड़ी और बात करनी है अपन को। वुड्स रिएक्शन जो होता है वो मेनली हम सिमेट्रिकल अल्केन के लिए यूज करते हैं। जब हमें सिमेट्रिकल अल्केन बनाना पड़े, सिमेट्रिकल मतलब ऐसा अल्केन जिसे हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकें, ठीक है। जैसे कि समझना कि CH3X प्लस Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर अगर मैं रिएक्शन करवाता हूं तो हमारा प्रोडक्ट क्या होने वाला है, यहां पर CH3 एक और CH3 से जुड़ने वाला है और प्रोडक्ट हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट बना है ये हमारा सिमेट्रिकल अल्कीन बना है। सिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब इसे मैं इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूं। अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ता हूं यहां से तो एक CH3 अलग, एक CH3 अलग, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा भाई कि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये सिमेट्रिकल अल्कीन बनाते हैं। अब बात आती है कि बाबा जी हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्यों नहीं बना पाते वुड्स रिएक्शन से। अनसिमेट्रिकल अल्कीन बना सकते हैं लेकिन वहां पर हमारे एक से ज्यादा अल्कीन फॉर्म्ड होते हैं और हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो एक होता है। अगर उसे हमें सेपरेट करना है तो हमें प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा और प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं तो महंगा है भाई। और इंडस्ट्री में वो रिएक्शन कराई जाती है जहां पर प्यूरिफिकेशन क्या हो भाई, कम हो, मतलब आपका जो मेन प्रोडक्ट है वही अकेला फॉर्म्ड हो। तो हम वुड्स रिएक्शन मेनली किसके लिए प्रेफर करते हैं, जब हमें सिमेट्रिकल अल्कीन फॉर्मेशन करना हो। जैसे कि समझना कि हमारे पास दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल है हमारे पास CH3Cl प्लस C2H5Cl, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सोडियम भी है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर मेनली हमारे पास 3 अल्केन फॉर्म्ड होंगे, ये CH3 और ये C2H5 जुड़ जाएगा, एक प्रोडक्ट ये फॉर्म होगा कि एक CH3 जुड़ सकता है, एक CH3 फ्री रेडिकल बनेगा ना, और एक C2H5 और एक C2H5 जुड़ सकता है। तो यहां पर हमारे 3 अल्केन प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, कुछ इस तरह से बनेंगे हमारे पास, कुछ इस तरह से फॉर्म हुए। यहां पर ये CH3 और C2H5 जुड़ गया तो ये प्रोपेन फॉर्म हो गया, ये CH3 और एक और CH3 जुड़ गया तो इथेन फॉर्म हो गया, ये C2H5 एक और C2H5 जुड़ गया तो हमारा ब्यूटेन फॉर्म हो गया। तो मेजर कौन सा होता है, ये वाला होता है भाई, ये मेजर होता है। अब यहां पर देखो कि इस वुड्स रिएक्शन में अपन ने क्या करा है भाई, 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड यूज करें। जब 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड हम यूज करते हैं तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्रॉस वुड्स रिएक्शन। इस रिएक्शन का क्या नाम होगा, क्रॉस वुड्स रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन का क्या नाम है, क्रॉस वुड्स रिएक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं कि बाबा जी हम एरोमेटिक हैलाइड यूज करते हैं, ठीक है। ये अपन ने क्या करा था भाई, एरोमेटिक नहीं थे ये, ठीक है, एलिफेटिक थे। अपन यहां पर अगर एरोमेटिक हैलाइड यूज करते हैं, यहां पर मैंने एरोमेटिक हैलाइड यूज करा हुआ है भाई, ठीक है। अगर मैं यहां पर अगर प्रोडक्ट फॉर्म करूंगा तो क्या होगा, ये जो है वाला जो R है वो एक और R से जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट कुछ इस तरह से फॉर्म होगा हमारे पास, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका है। अब ऐसी रिएक्शन जिसमें हम क्या करते हैं, एरोमेटिक हैलाइड यूज करते हैं,
एरोमेटिक हैलाइड जब यूज करेंगे उस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। क्या बोलते हैं भाई? फिटिग रिएक्शन। भाई ये मिलने वाली है आपको एनसीईआरटी में, आपने देखा होगा। तो वुड्स रिएक्शन में क्या है, बस अगर अपन ने एरोमेटिक हैलाइड यूज कर लिया है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? फिटिग रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है फिटिग रिएक्शन। अब यहां पर देखो कि नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है जिसमें मैंने एक एरोमेटिक हैलाइड लिया है, ठीक है, और एक अल्काइल हैलाइड लिया है, ठीक है। एरोमेटिक हैलाइड और एलिफेटिक हैलाइड अगर दोनों यूज कर लें तो उसे हम क्या बोलेंगे भाई? क्या बोलने वाले हैं? वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स के अलोंग क्या था? वुड्स के अलोंग तो यही था ना कि सिर्फ आपने अल्काइल हैलाइड लोगे, और फिटिग के अलोंग क्या था? फिटिग के अलोंग आप सिर्फ एरोमेटिक लोगे। आपने दोनों को क्या करा? मिला दिया। अगर दोनों को मिला दिया तो ये जो रिएक्शन कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? वुड्स फिटिग रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम होगा भाई वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन कहलाएगी भाई। और यहां पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है वो तो आप जानते हो क्या होगा? ये CH3 ये पीएच जुड़ जाएगा, या दो CH3 जुड़ जाएंगे, या दो पीएच जुड़ जाएंगे। लेकिन मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? जब ये CH3 और ये पीएच जुड़ेगा तो प्रोडक्ट हमारा कुछ इस तरह से फॉर्म होगा, ठीक है। यहां पर अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट कौन सा मेजर होगा? ये वाला मेजर होने वाला है भाई, ठीक है, इस तरह से। अब यहां पर देखो, यहां पर अब मैंने क्या करा के रखा हुआ है, अब यहां पर देखो ये है इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन में क्या होने वाला है? यहां पर देखो, यहां पर ये Cl है, दो Cl हैं। अब यहां पर होगा क्या कि ये जो Cl है वो फ्री रेडिकल के फॉर्म में निकलेंगे। मतलब वो जिस तरह से होने वाला है, देखो कि यहां पर देखो ये कार्बन का, ये Cl का, ये कार्बन का, ये Cl का, ये Cl निकलेंगे भाई। जब निकलेंगे तो कुछ इस तरह का फ्री रेडिकल बनेगा हमारे पास, कुछ इस तरह का फ्री रेडिकल बना। भाई इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। दोनों ने बोला चलो भाई बॉन्ड बनाते हैं, अपनी कमी को फुलफिल करते हैं। तो यहां ने इसने यहां पर ये इलेक्ट्रॉन, ये यहां पर इलेक्ट्रॉन, और आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह से फॉर्म होगा, ठीक है। आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हुआ क्या है? एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर। क्या बोलते हैं भाई? इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन कहा जाता है इसे, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन कहा जाता है। अब दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरे एग्जांपल में भी ये इंट्रामोलिकुलर का एग्जांपल है। यहां पर देखो कि यहां पर हुआ क्या? इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और इस Cl का एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, एक Cl का इलेक्ट्रॉन, Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। और यहां पर क्या होने वाला है? अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि कुछ इस तरह का फ्री रेडिकल बनेगा, इस तरह का फ्री रेडिकल बन जाएगा भाई कि यहां पर एक फ्री रेडिकल, यहां पर एक फ्री रेडिकल, और आप ये सोच रहे हो कि इनके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, चलो भाई बॉन्ड बनाते हैं, ये यहां पर, ये यहां पर। अगर ऐसा होगा तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास। प्रोडक्ट हमारे पास एंड में क्या बन जाएगा? एंड में प्रोडक्ट ये बन जाएगा। लेकिन ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। ये प्रोडक्ट क्या होता है भाई? फॉर्म्ड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इसकी बात करेंगे। यहां पर देखो कि ये जो था रिंग वाला स्ट्रक्चर था, उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन थे। अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन हैं तो ये क्या था हमारे पास? एरोमेटिक। हकल्स रूल के अकॉर्डिंग ये क्या था? एरोमेटिक। जब यहां पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? एंटी एरोमेटिक। अब एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक थोड़ी जाएंगे भाई, क्योंकि स्टेबिलिटी तो कम हो रही है, और स्टेबिलिटी कम हो रही तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं भाई। तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब हर कोई से रिएक्शन नहीं करवाना है, हमें वो रिएक्शन करवाना है जिसमें हमारा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बनेगा, ठीक है। इन सब में हमारा प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर कुछ इस तरह की रिएक्शन चलने वाली है, और ये कहानी है वुड्स की। वुड्स में अपन ने बहुत सारी चीजें सीखी। वुड्स की एक सिंपल रिएक्शन, फिर यहां से क्रॉस वुड्स आ गई, फिर फिटिग आ गई, फिर हमारे पास वुड्स फिटिग आ गई, फिर इंट्रामोलिकुलर। ये सारी चीजें किस में रिलेटेड हैं? वुड्स में आती हैं। पूरी की पूरी वुड्स रिएक्शन है, ठीक है। तो जल्दी से ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट।
तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट, और ये पूरी कहानी थी हमारे वुड्स रिएक्शन पर। चलिए बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं कुछ और रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन आ रही है वो है हमारे पास कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस भी हमारा 11 का साथी है यार। 11 में अपन ने ये रिएक्शन पढ़ी होती है, ठीक है। अपन जितनी भी FR/SR पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, या तो अल्केन रिएक्ट कर रहा है या अल्केन फॉर्म हो रहा है, मतलब अल्केन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है भाई ये, ठीक है। यहां पर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, और इलेक्ट्रोलाइसिस आप जानते हो बाबा जी ने आपको पढ़ाया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। जब आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था वहां पर अपन ने इलेक्ट्रोलाइसिस की पूरी कहानी देखी थी, किस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। बस थोड़ा सा नॉलेज वहां पर अप्लाई करेंगे। यहां पर अपन कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस, यहां पर RCOOK का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है, एक अल्केन फॉर्म होता है, एक CO2 निकलती है, एक H2 गैस निकलती है, और आपका एक KOH फॉर्म होता है। 4 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। अब ये कहां पर फॉर्म होंगे उनकी बात आगे करेंगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है। एनोड, एनोड पर हमेशा क्या होता था, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, ये जो RCOOK है वो ब्रेक होगा RCO नेगेटिव में प्लस K पॉजिटिव में। तो यहां पर एनोड पर, यहां पर ये जाएगा, ठीक है, एनायन जाएगा, और यहां पर ये इसका ऑक्सीडेशन होगा। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया ना। ये प्रोसेस क्या कहलाई है भाई, ऑक्सीडेशन। और एनोड पर आप ऑक्सीडेशन होता है, ये आप सब जानते हो, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो फॉर्म हुआ, ये फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ है, एक्चुअल में ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आता है इस बॉन्ड पर, और जो R और C के बीच के बॉन्ड है वो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आते हैं, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म कर लेता है, ये CO2 फॉर्म कर लेता है, और ये R फ्री रेडिकल, और R फ्री रेडिकल से इसका एक और भाई R फ्री रेडिकल मिलता है, और आपका अल्केन फॉर्म हो जाता है। मतलब एक बात साफ हो रही है यार कि जो अल्केन है और जो CO2 है वो कहां पर निकल रही है, एनोड पर निकल रही है। मैं मार्क कर देता हूं कि ये जो अल्केन और CO2 निकल रही है वो एनोड पर निकल रही है भाई, ठीक है। अब यहां पर कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। किस तरह से होगा है देखते हैं भाई। यहां पर जो K पॉजिटिव था वो क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज करा था उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और K बनाएगा। अब जो K है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और KOH प्लस H2 फॉर्म करेगा। जब K प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाई, रिडक्शन। तो कैथोड पर तो रिडक्शन ही होता है भाई। अब यहां पर देखो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, एक तो KOH और एक H2। मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं ना कि जो हमारा कैथोड है उस पर हमारा KOH फॉर्म हो रहा है और H2 गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। तो ये जो दोनों चीजें हैं वो हमारे कैथोड पर बन रही हैं। अब यहां पर ना बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन फ्रेम होते हैं यार। किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं देखते हैं भाई। कि आपसे पूछेगा कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइज में जो आपका अल्केन बनता है वो एनोड पर बनता है या कैथोड पर, आप क्या बोलोगे, एनोड पर बनता है। कोई आपसे बोलेगा कि जो CO2 गैस रिलीज होती है वो एनोड पर या कैथोड पर, एनोड पर। H2 गैस कहां पर रिलीज होती है, कैथोड पर। और आपसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे इस रिएक्शन का pH बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा। यहां पर देखो कि हमारा बेस फॉर्म हो रहा है और बेस जैसे जैसे क्वांटिटी में बढ़ता जाएगा तो हमारी जो रिएक्शन है, रिएक्शन जो मिक्सचर है उसका pH कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। अब यहां पर इस पे बेस क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन किस तरह से होने वाले हैं। अब यहां पर देखो कि यहां पर RCOCH3COK का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है, ठीक है। तो यहां पर क्या फॉर्म होगा, एक तो CO2, मतलब मेनली कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या हो रहा है, डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का निकल रही है, CO2 को अपन माइनस कर रहे हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। तो यहां पर CH3COK का कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, एक तो अल्केन फॉर्म होगा, ये CH3 जुड़ जाएगा, ठीक है। और क्या फॉर्म होगा, और अगर बात करेंगे तो यहां पर CO2 गैस निकलेगी, एक KOH फॉर्म होगा और एक H2 गैस निकलेगी, ठीक है। मेन प्रोडक्ट हमारा अल्केन होता है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि हम अल्केन ही बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि FR/SR मतलब अल्केन की ही रिएक्शन है और अल्केन की रिएक्शन है तो हम अल्केन ही बनाएंगे ना यार। अब यहां पर देखो दूसरा यहां पर देखो, यहां पर CH3COK और C2H5COK अलग अलग हैं, मतलब क्रॉस हो रहा है, क्रॉस कॉल्वेज। अब यहां पर देखो 2-3 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे अल्केन के, CH3 C2H5 जुड़ सकता है,
CH3 CH3 जुड़ सकता है, C2H5 C2H5 जुड़ सकता है। तो यहां पर 3 अल्केन फॉर्म होंगे, कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। ये 3 अल्केन फॉर्म्ड हुए, लेकिन मेजर कौन सा होगा भाई, ये वाला मेजर होगा। और इनके साथ फ्री में CO2 भी मिलेगा, KOH भी मिलेगा और हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी ही सही, ये ध्यान रखेंगे। अब देखो ये हमारा कौन सा था, क्रोस था। अब देखो, अब यहां पर CO के एक ही मॉलिक्यूल में आ गए। अगर एक ही मॉलिक्यूल में आ गए मतलब ये इंट्रा मॉलिक्यूलर ऑलवेज होने वाला है। तो होगा क्या कि यहां पर ये CO माइनस होगा, ये CO माइनस होगा, तो एक फ्री रेडिकल कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास। ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी, सोचते हैं बॉन्ड बना लेते हैं और अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा लेते हैं। तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। ये बॉन्ड बना लिया इन लोगों ने, तो ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो यहां पर हमने कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करी। हमें ध्यान देना है सिर्फ हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस पर, और इलेक्ट्रोलाइसिस अपन ने पढ़ा हुआ है। मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, ये तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया था। 12th का जब बोर्ड दिया था ना, तभी अपन ने पढ़ लिया था कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ठीक है, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस की रिएक्शन ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट। एक बात आती है यहां पर कि यहां पर जो डीकार्बोक्सिलेशन है उसकी अलग अलग मेथड भी हो सकती है। मेनली यहां पर अगर कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस में देखें तो डीकार्बोक्सिलेशन ही हो रहा है। मतलब डीकार्बोक्सिलेशन कराने के कुछ अलग अलग मेथड भी होते हैं। जैसे कि हम बात करें तो सोडा लाइम मेथड होता है हमारे पास, और एक डायरेक्ट हीट मेथड होता है। अब वो किस तरह से रिएक्शन होती है, किस तरह से प्रोडक्ट बनता है, उसकी बात करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं कुछ और मेथड्स। डीकार्बोक्सिलेशन की कुछ और भी मेथड्स होती हैं भाई। कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस से हम डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं, लेकिन कुछ और भी मेथड होती हैं जिनसे हम डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं। जिसमें पहली मेथड आती है हमारे पास सोडा लाइम मेथड। ठीक है, अब यहां पर देखो कि यहां पर मेरे पास एक एसिड है RCOH, उसे मैं सोडा दैट इज NOH, लाइम मतलब CO के साथ रिएक्ट करा रहा हूं। तो होने क्या वाला है, होने वाला कुछ इस तरह से है कि यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, CO2 निकल जाएगी और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ये RH और ये CO2 निकल चुकी है, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन हो चुका है। अब ये किस तरह से हुआ है वो बात करते हैं अपन। यहां देखो मैकेनिज्म अगर बात करें तो जब ये एसिड NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, RCO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस वाटर। अब ये जो RCO नेगेटिव है वो करता क्या है, यहां देखो कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहां पर आता है और बॉन्ड फॉर्म करता है, और R जो है वो नेगेटिव के फॉर्म में निकल जाता है। और जैसे ही ये बनेगा R नेगेटिव तो यहां पर CO2 निकल चुकी है, डीकार्बोक्सिलेशन हो चुका है। अब जो R नेगेटिव है वो वाटर के प्रेजेंस में अटैक करता है H पॉजिटिव पर और क्या बना लेता है भाई, RH बना लेता है। तो मतलब यहां पर हमने डीकार्बोक्सिलेशन करवा दिया है विद द हेल्प ऑफ सोडा लाइम। सोडा लाइम मेथड से भी करा सकते हैं। अब यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है कि जब हम कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे तो ये जो R था वो एक और R से जुड़ता था, लेकिन यहां पर जो R है वो H से जुड़ रहा है। मतलब एक कार्बन हमारे पास कम प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है, और यहां पर जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, R नेगेटिव। ये इंटरमीडिएट है, ये ध्यान रखना है इसमें, ये इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। R नेगेटिव क्या है हमारे पास, इंटरमीडिएट है। अब यहां पर देखो कि एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं कि दोनों में डिफरेंस समझना। सोडा लाइम में कुछ डिफरेंसेस है और कॉल्वेज में कुछ डिफरेंसेस है। जैसे कि CH3COH कॉल्वेज अगर कराता हूं तो प्रोडक्ट हमारे पास ये बनने वाला है भाई, क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये बनेगा हमारे पास अल्केन। ठीक है, और अगर सोडा लाइम करवाता हूं तो CH3 ये CO2 को माइनस करेगा और CH3H बना लेगा। मतलब एक कार्बन कम प्रोडक्ट बनता है सोडा लाइम में, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसके रेट पर बेसिस पर एक बार क्वेश्चन एम्स में आया हुआ है। अगर मुझे डीकार्बोक्सिलेशन की रेट निकालना पड़े तो इंटरमीडिएट कौन है, कार्बोएनाइन, मतलब माइनस की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगी। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ना कि जो रिएक्टिविटी है या रेट है डीकार्बोक्सिलेशन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी पर। जितना नेगेटिव चार्ज स्टेबल उतना ज्यादा
रिएक्टिविटी आने वाली। इस पर बेस्ड एक बार एम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, ये ऐसा क्वेश्चन एक बार एम्स में आया हुआ है भाई कि यहाँ पर देखो CH3 CH2 COH CH2 डबल बॉन्ड CH COH CH ट्रिपल बॉन्ड C COH। अब मुझे रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन निकालनी है, मतलब नेगेटिव की स्टेबिलिटी निकालनी है। ये CO2 तो माइनस हो जाएगा, नेगेटिव साइन यहाँ पर आएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। आप जानते हो कार्बन पर ही नेगेटिव आ रहा है, लेकिन ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, और नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज़्यादा EN वाले पर ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी क्या होगी भाई, इसकी सबसे ज़्यादा, फिर ये सबसे लास्ट में ये, और वही क्या हो जाएगी हमारे पास, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी। तो पहली मेथड सोडा लाइम पढ़ ली। अब दूसरी जो मेथड है वो है डायरेक्ट हीट मेथड। डायरेक्ट हीट मेथड क्या बोलती है कि यहां पर समझना कि एक एग्जांपल लेता हूं, CH3CH, यहां पर -M ग्रुप अरेंज है और ये COH, ठीक है। COH से डायरेक्टली कनेक्ट होने वाला जो कार्बन है उसे मैं क्या बोलता हूं, अल्फा कार्बन बोलता हूं। कि इस रूल के अकॉर्डिंग या इस मेथड के अकॉर्डिंग अगर आपकी अल्फा पोजीशन पर -M ग्रुप इंसर्टेड हैं, लगे हुए हैं, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहां पर इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, नेगेटिव, और नेगेटिव की स्टेबिलिटी नेगेटिव वाले बढ़ाते हैं भाई, नेगेटिव ग्रुप बढ़ाते हैं। अगर -M ग्रुप यहां पर है, ये क्या है भाई, -M ग्रुप, ये ध्यान रखना, -M ग्रुप अगर यहां पर अटैच है तो जैसे ही हम इसे हीट करेंगे तो यहां पर ये जो CO2 है वो माइनस हो जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा डायरेक्ट हीट मेथड से, इसको बोलते हैं ब्लैंक रूल, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे ब्लैंक, उनके अकॉर्डिंग नाम रखा गया है। सोचिए बाबा जी कैसे कैसे नाम रखे जा रहे हैं आजकल, क्या कर सकते हैं बेटा, बहुत पहले का नाम है ये तो, ठीक है। आजकल तुम्हारे नाम भी कम नहीं है बेटा, ठीक है, ये भी समझो। अब यहां पर समझना कि दूसरा एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं। -M ग्रुप क्या क्या हो सकता है, देखो NO2 हो सकता है, साइनाइड हो सकता है, COH हो सकता है, ठीक है, एसिड हो सकता है। अब यहां पर देखो कि ये जो कार्बन है अल्फा कार्बन, इससे अगर -M ग्रुप अटैच हैं तो डायरेक्ट हीट से ही डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास, ठीक है। प्रोडक्ट इस तरह से बन सकता है, ये ध्यान रखना, इनमें से कोई भी एक प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। प्रेजेंट है, डायरेक्ट हीट करोगे डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। तो ये दो मेथड हैं जिससे हम डीकार्बोक्सिलेशन करा सकते हैं, सोडा लाइम मेथड और डायरेक्ट हीट मेथड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ब्लैंक रूल कहा जाता है। तो जल्दी से ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट, और आज हमने बात कर ली है किस पर, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर। हमने कहा है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैप्टर वाइज नहीं पढ़ रहे हैं, रिएक्शन वाइज पढ़ रहे हैं, और रिएक्शन वाइज में अपन ने 4 टाइप में डिवाइड करा हुआ है, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। एडिशन पूरा खत्म कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन 3 पार्ट, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर बात खत्म होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। फ्री रेडिकल यहां पर खत्म हो चुका है, अल्केन की जितनी रिएक्शन है वो यहां पर खत्म हो चुकी हैं, कुछ जो बची हैं वो बची हैं हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। जब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर वो रिएक्शन आ जाएंगी। तो हमें सिर्फ हमारी जो रिएक्शन चल रही है उन पर फोकस करना है, और जैसे जैसे हमारी रिएक्शन खत्म होंगी वैसे वैसे हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डर है, जो हमारी चिंताएं हैं, वो सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।